हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में यूनिट 5, जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे। कंटेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे ही जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, वो टॉपिक के ही आसपास घूम रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक-एक करके इनको पढ़ेंगे। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप पहले से सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो हम इसी पर्सपेक्टिव को लेते हुए चलेंगे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं पता है या कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हमने पहले सुना है, लेकिन उसकी डीप नॉलेज नहीं है, तो उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। और वहीं कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में हम लिख सकते हैं और इसके बारे में हमको पता है, तो आप उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले हम देखेंगे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें पता है जभी भी हम कहीं ऐसी जगह पे, कोई भी ऐसी जगह है हमारे पास, अगर हमने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है किसी भी चीज़ की, किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमने कहीं पे इंडस्ट्री लगाई है और बाद में उस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब क्योंकि हम रूरल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि गाँव में जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, तब हम उसे कहते हैं रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रूरल की, तो हमें पता है कि रूरल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती हैं। यानी कि रूरल एरिया में जितने भी रिसोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके ही हमको ध्यान में रखते हैं और फिर उसी से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रूरल एरिया में हमारे पास जो रोड है, ज़रूरी नहीं है कि हर गाँव में रोड अच्छी बनी हुई हैं। कुछ गाँव में रोड ऐसी भी हैं जो अभी ठीक से नहीं बनी हुई हैं। तो वहाँ पे हम ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगाएँगे जहाँ से हम अगर अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको गाँव से बाहर भेज रहे हैं, तो वो जाते-जाते ही ट्रांसपोर्टेशन टाइम में ही खराब सड़कों की वज़ह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डैमेज हो जाए। ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिए कि जब हम रूरल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि उन चीज़ों पे डिपेंड करती है जो रूरल एरिया में अवेलेबल हैं। ओके? प्राइमरी जो हमारा इसका मीन्ट होता है या जो एम होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अब हमें पता है कि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो खेती पे ही डिपेंड करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम खेती करके अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकें, ताकि वो आगे जाके शहर जाए और वहाँ पे वो काम करे। ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे जब हम देखेंगे गांधीयन अप्रोच देखेंगे, तो वहाँ पे अप्रोच में बताया गया है कि जो मैक्सिमम, अगर आपको इंडिया देखना है ना कि इंडिया एक्चुअल में है क्या, तो आप गाँव में जाइए। तो वहाँ पे हम जब ये गांधीयन अप्रोच देख रहे होंगे तब हम उनकी बात करेंगे। तो हमारा जो मैक्सिमम एम है यहाँ पे, या जो मेन एम है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ही जनरेट कर सकें। जिससे कि जो किसान हैं, अगर उनको ऐसा ड्यूरेशन है जहाँ पे वो खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सके और साथ ही साथ उनके बच्चे भी एम्प्लॉयमेंट ले सकें। ठीक है? नेक्स्ट है दे आर बाय नेचर स्मॉल स्केल। अब हमें पता है कि रूरल एरिया में आप इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी। वहाँ पे क्या होंगे, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँगी, जो कि यूजुअली बेस्ड होंगी आपके विलेजेस में। हेंस देयर आर पॉपुलरली एड्रेस्ड एज़ अ रूरल इंडस्ट्री। ओके? देन आता है जो आपकी रूरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एम करती हैं रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को और साथ ही साथ एनहांस करती हैं किसी भी इंडिविजुअल या फिर जो भी हाउस होल्ड इनकम्स हैं उनको। ये जो इनकी स्केल ऑफ एक्टिविटीज़ होती है रूरल इंडस्ट्रीज़ की, ये स्मॉल होती हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो भी स्मॉल ही रहता है, क्योंकि हमें पता है कि गाँव में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हम नहीं लगा सकते जिसे हमें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। ठीक है? बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हम गाँव में नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे ना हमारे पास फाइनेंशियल इतना ज़्यादा फंड्स रहेंगे और ना ही रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है इंक्लूड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके एग्रीकल्चर से अलग होती हैं, ठीक है? जो कि आपके विलेजेस में ही रखी जाती हैं, वेरिंग इन साइज़ फ्रॉम हाउसहोल्ड टू स्मॉल फैक्ट्रीज़। सम एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें इन एक्टिविटीज़ के, तो वो होते हैं आपके कॉटेज हो गए, टाइनी हो गई, विलेज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि जो औरतें होती हैं गाँव की, वो पापड़ बना रही हैं या अचार बना रही हैं या फिर कोई भी हाथ से कोई आर्ट या क्राफ्ट्स बना रहे हैं और फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उनको शहरों में लाके बेच रही हैं, या फिर कोई भी
अब तो हम देख रहे हैं वेबसाइट पे भी हमको ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे भी हमें गाँव के काफ़ी सारे सामान देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है वो गाँव में लगाई जाती हैं। जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी स्किल और अपने जिन चीज़ों को वो जानते हैं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सकें। तो ये है आपका रूरल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ़ इतना सा ही, इसी को आपको ध्यान में रखना है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस जो है रूरल इंडस्ट्रीज़ का वो सिर्फ़ इतना सही है कि ये जो लोग हैं ना, जो गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, उसको ये कम करना है। ऐसा नहीं करना है कि गाँव के लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या अपने आप को ग्रोथ दिखाने के लिए गाँव छोड़ के आ रहे हैं शहरों में काम करने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस रहेगा कि हम गाँव में ही एम्प्लॉयमेंट के इतने सारे रास्ते खोल दें कि वहाँ के लोगों को शहरों में ना आना पड़े। अब क्योंकि जो एरिया है या बहुत सारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ नहीं आएगी, तो इम्प्रूवमेंट भी होगा हमारे एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ हमारा रूरल इनकम जो है वो भी अच्छा रहेगा अगर इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं तो। जनरेट करेगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को फार्मर्स के लिए, साथ ही साथ रिड्यूस करेगा स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड दोनों अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको भी रिड्यूस करेंगे, प्रमोट करेंगे बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशंस को, ठीक है? देन आपका है दे आर बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स, वही लोकल नीड्स जिस चीज़ की होगी हम उसी पे रिलेटेड वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रूरल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका ग्रोथ इतना स्लो क्यों होता है? तो हमें पता है कि उनका ग्रोथ स्लो होने का जो सबसे मेन कारण है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का। वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे करना है डेवलपमेंट प्लान्स में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फार्मर्स को क्या करें एजुकेट करें या फिर उनको स्किल सिखाएँ। ऐसे कोई प्रोग्राम भी हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, स्किल फॉर्मेशन नहीं है गाँव में। इसकी वज़ह से हमारा ग्रोथ जो है वो वहाँ पे देर से हो पाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? अगर आप गाँव में इंडस्ट्रीज़ लगाते हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो ये है कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमें पता है कि जब इंडस्ट्री आप वहाँ पे लगाओगे, गाँव के एरिया में लगाओगे, तो वहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ऐसे आइटम्स आप बना रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा महँगे नहीं हैं। क्योंकि हमें पता है हमने छोटी इंडस्ट्री लगाई है, तो छोटी इंडस्ट्री में हम उसी के टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। तो लो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, सेल्फ सफिशिएंट होता है मतलब जो रूरल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो जो वहाँ के लोग हैं, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में क्या करती हैं, बहुत मेजर रोल निभाती हैं और साथ ही साथ जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उन्हीं को वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट आता है कि ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेन एम है इंडस्ट्रीज़ का वो एम्प्लॉयमेंट देना ही है, वहाँ के फार्मर्स को, ठीक है? जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, रूरल में हमें पता है रूरल एरिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, उनकी जो लाइफ़ है उसको अच्छा बनाना। देन आता है आपका इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे इम्प्रूव होगा जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ पे नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब अगर कोई ऐसा किसान है जो कि 6 महीने खेती कर रहा है और लेट्स से कि वो 6 महीने खेती नहीं कर रहा है, तो उस 6 महीने के ड्यूरेशन में वो उस इंडस्ट्री में जाके काम सीख सकता है, ठीक है? अब जब वो वहाँ पे काम सीखेंगे तो वो मॉडर्न चीज़ों को देखेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे जो कि उनके एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगी। उनको पता चलेगा कि मैं जो खेती कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे एडवांस लेवल पे कर सकता हूँ या कौन-कौन सी मशीनें ऐसी अवेलेबल हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में काम आ सकती हैं। ठीक है? तो ये सारे पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वहीं अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो नेगेटिव में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आ जाता है, मास माइग्रेशन आ जाता है रूरल एरिया का, ठीक है? डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ आ जाता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज़ पे ही इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे गाँव में लगा देते हो कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा काम चल रहा है, यहाँ से हम सामान बनवा के लोगों से, उनको कम पैसे देके उनसे काम करवाएँगे और बाद में इसको शहरों में जाके अच्छी कीमत पे बेचेंगे। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आप नेचुरल रिसोर्सेज़ जो है ना, उनका मिसयूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा के, एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपने ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जहाँ से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया या एयर पॉल्यूटेड हो गई। तो फिर ये भी हो सकता है कि डिप्लेशन हो जाए। देन आपका पॉल्यूशन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉल्यूशन भी हो सकता है अगर आप लार्ज इंडस्ट्रीज़ जो है आप लगा रहे हो ऐसी जगह पे जिससे हार्मफुल गैसेज़ निकल रही हैं, तो आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ठीक है? वहीं अगर आपने ऐसी इंडस्ट्री लगा ली जो कि आपके पानी को गंदा कर रहा है,
तो वो भी चीज़ें गलत हैं। वहीं आपने ऐसी इंडस्ट्री लगा ली जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो भी गलत है। तो ये सारे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के। तो ये आपका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि गांधीयन अप्रोच क्या है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब यहाँ पे हम गांधी जी के जितनी भी विचारधारा है ना उसके बारे में बात करेंगे। तो आप गांधी जी के बारे में जितना जानते हैं, जितना उनके बारे में सुना है, आप उसी चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है? गांधीयन अप्रोच में सबसे पहली लाइन जो आप लिख सकते हैं वो यही है कि इंडिया विल हैव टू लिव इन विलेजेस नॉट इन टाउन्स। ठीक है, इंडिया जो है आपको विलेजेस में रहता हुआ मिलेगा, टाउन्स में नहीं रहता। मैक्सिमम अगर आपको, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर आपको असल में देखना है कि इंडिया क्या है, तो आप गाँव में जाइए, ना कि शहरों में। क्योंकि गाँव के लोग जो है वो एक्चुअल में आपको बताएँगे कि इंडिया क्या है। ठीक है? इंडिया किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है मैक्सिमम जो है वो अपनी खेती-बाड़ी के लिए जाना जाता है, और वो शहरों में तो हो नहीं रही है अभी। तो आप गाँव में जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि असली इंडिया क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधीयन अप्रोच जो है, ये क्या करती है, ये ट्रुथ्स पे बात करती है, मतलब सच्चाई पे बात करती है, अहिंसा पे बात करती है, और साथ ही साथ ये बताती है अप्रोच कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, यानी जो इंसान है, आप उनकी भलाई के बारे में सोचिए। यही गांधीयन अप्रोच है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ही प्लेस मोर एम्फेसिस, इन्होंने ज्यादा जोर दिया है मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे। ना कि उन्होंने ये कहा है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट करके अपने इकोनॉमी को बढ़ाओ, मतलब सिर्फ पैसे को ही ध्यान में मत रखो। गांधीयन अप्रोच कहती है कि आप अपने मोरल्स और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे भी काम करो। इन्होंने ये देखा कि जो प्रोग्रेस ऑफ कंट्री है वो लाइज करती है डेवलपमेंट ऑफ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी कहाँ पे, रूरल विलेजेस में। तो अगर आप विलेजेस की हालत सुधार देते हैं, वहाँ की इकोनॉमी सुधार देते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, लोगों को स्किल करते हैं, तो आपका जो प्रोग्रेस ऑफ ओवरऑल कंट्री है ना, वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी फाउंड द ओनली वे ऑफ ब्रिंगिंग होप ऑफ गुड लिविंग। ये कैसे होगा, बाय मेकिंग द विलेज। क्या मतलब, आप विलेज को अच्छा बनाओ, सेंटर प्लेस बनाओ इकोनॉमिक प्रोग्राम का विलेजेस को, तभी आप जो अच्छी लोगों को जिंदगी है ना वो दे सकते हो। रूरल डेवलपमेंट को अगर हम आउटलाइन की बात करें गांधीयन अप्रोच में, तो वो सिर्फ आउटलाइन में आप इतना ही समझिए कि सेल्फ सफिशिएंसी हो, इंटरडिपेंडेंसी हो, मतलब लोग किसी और चीज पे डिपेंड ना रहें। अगर गांधी जी की अप्रोच कहती है कि अगर आपको खाना खाना है तो आप खेती करो, खुद से खाना उगाओ। आपको कपड़े पहनने हैं तो खुद से कपड़े बुनाई सिलाई करो। अब आपने देखा है ना गांधी जी की, आपने फोटो भी देखी होगी जिसमें वो चरखा चलाते हुए आपको दिखेंगे, तो वो वहां पे लोगों को बता रहे हैं कि आप खुद से अपने काम करो, अपनी चीजों के लिए किसी और पे डिपेंड मत रहो। देन डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। तो गांधीयन अप्रोच अगर आपके पास आती है तो आप ओवरऑल यही लिख सकते हैं कि वो सच्चाई की बात करते हैं, अपनी मोरल वैल्यूज की बात करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि गांव के लोग जो हैं उनको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपका कंट्री का प्रोग्रेस जो है वो अच्छे से हो पाएगा। आउटलाइन में आप यही 3-4 टॉपिक लिख सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी हो, इंटरडिपेंडेंसी हो, और डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज हो। देन आता है कि वेरियस वैल्यूज या फिर प्रेमिसेस कौन से हैं गांधीयन मॉडल के। तो इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर से वही आती है, पहली लाइन आपको यही रखनी है अगर गांधी जी के बारे में बात हो रही है तो, रूरल इंडिया इज फाउंड नॉट इन सिटीज बट इन इट्स विलेजेस। ठीक है, अगर आपको विलेजेस का रिवाइवल करना है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है तब आप, जब आप विलेजर्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेड का क्या मतलब है कि आपने कोई इंडस्ट्री लगा ली गाँव में, और वहां आप क्या कर रहे हो कि किसानों जो आ रहे हैं वहां पे काम करने के लिए, उनको आप सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो। उनको बीच में ब्रेक नहीं दे रहे हो लंच करने का या फिर आराम करने का, या फिर पूरे दिन काम करने के बाद आप उनकी जितने पैसे बनते हैं आप उनको वो पैसे नहीं दे रहे हो, या फिर पैसे देने में डिले कर रहे हो। मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में आप बिलीव रखोगे, आप परसुएट करोगे मोरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को लाइफ में। देन डिग्निटी ऑफ लेबर वही है कि अगर कोई काम करने आ रहा है तो आप उसका ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो कि अरे इन लोगों को तो नॉलेज नहीं है तो हम इनसे कितना भी काम करवा सकते हैं या किसी भी टाइम तक करवा सकते हैं। ये आपको नहीं करना है। देन आता है प्रेफरेंस करो आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, मतलब वो प्रोडक्ट को आप अपनाओ, उन सर्विसेज को आप अपनाओ जो कि आपके स्वदेशी हैं, मतलब अपने ही देश में बनाई गई चीजें हैं। बैलेंस रखो बिटवीन द एंड्स एंड द मीन्स में। यही आपकी गांधीयन अप्रोच है।
नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है इनके, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट वही है जो हमने ऊपर भी देखे थे, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, मतलब लोग अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें कि हमें जो भी चीजें चाहिए वो हम खुद से कर सकते हैं, हमें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ही सजेस्टेड द विलेजेस, उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि देयर ओन फूड, क्लोथिंग एंड ओन आर्टिकल्स नीडेड, मतलब वो सारी चीजें जो आपको जरूरी है आप खुद से बनाओ, खुद से प्रोड्यूस करो। ठीक है। देन आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ये क्या बात करते हैं, फैमिली बिलीव दैट द विलेज रिपब्लिक कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर्स, मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपका जो पॉलिटिकल पावर्स हैं या फिर सोशल पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो आपके विलेजेस हैं उन पे रूल कर रही हैं, मतलब उन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर्स का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पावर्स पे ही सब कुछ डिपेंड है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इसके पास इतनी पावर है, इसके पास इतनी पावर है। ठीक है, पावर का मिसयूज ना हो, ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है। देन आता है पंचायती राज। इन गांधी जी अप्रोच में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था कि वो कहते हैं कि पंचायती राज होना चाहिए, मतलब किसी विलेज की जो पावर है वो विलेज के लोगों के हाथों में ही होनी चाहिए, ताकि जो पावर है वो ऊपर किसी लोगों के पास ना हो। अब लेट्स से आप स्कूल में बैठे हुए हैं और आपको स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और आप जा रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पास जो अभी स्कूल में है ही नहीं, मतलब वो जानते ही नहीं है कि स्कूल में कैसी क्लासेस हैं, कैसी बेंचेस हैं, कैसे वहां पे टीचर्स हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। तो वो उस लेवल पे आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आप सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो यही इनकी अप्रोच है, ये कहते हैं कि जो लोग गांव में रह रहे हैं सिर्फ वही अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे गांव में किस चीज की जरूरत है, और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस वो तभी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप पंचायती राज को लेके आओ, जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा भी था। अगर आपने वो यूनिट की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो यूनिट की वीडियो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देन आता है आपका खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज, मतलब वही है कि आप कपड़े के लिए खादी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लगाइए, गाँव में इंडस्ट्रीज लगाइए, प्रोडक्ट बनाइए और फिर उसके बाद उसको बाहर बेचिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट में लिख भी रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन आता है आपका कॉपरेटिव। गांधी जी कहते हैं कि कॉपरेटिव होने चाहिए लोग, आपस में फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हो, कमेंडेंस हो या फिर प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव फार्मिंग हो, एक दूसरे को कॉपरेट करें कि ऐसे ऐसे फार्मिंग करनी है, एक दूसरे की हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करोगे तब भी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। देन आता है आपका ट्रस्टशिप, मतलब ये कि एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को बता सके कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम हैं। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में यहाँ लिखा है ना, इन हिज ओपिनियन ऑल द लैंड बिलोंग्स टू गॉड, मतलब जितनी भी खेती बाड़ी है, जितनी भी जमीन है वो सब भगवान को बिलोंग करती है, दैट इज द कम्युनिटी, एंड देयरफॉर द एडवोकेटेड दैट लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जितनी भी जमीन है, जितनी भी चीजें आपको मिली हुई हैं वो सब भगवान को क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। तो इसीलिए अगर आप उसको यूज कर रहे हो, उसके भगवान के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, तो आप उनको बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के यूज करो, और वो जो यूज है वो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लिए उन रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा काम करो जिससे कि पूरी कम्युनिटी का भला हो, सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचेंगे। देन आता है आपका विलेज सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में इस सेम पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी मिल जाएगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपका पार्ट 2 खत्म होता है, अब हम पार्ट 3 पे आते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में हम देखेंगे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो कि रूरल इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के अप्रोचेस हम लेके चलते हैं, एक आता है सोशल वेलफेयर और दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन। मतलब कि एक अप्रोच में हम देखेंगे कि जो सोशल है हमारा, उसके भलाई के लिए या उसके ग्रोथ के लिए कितने अच्छे से हम इसको यूज कर पा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि कितने अप्रोप्रिएटली हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की तो उसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर लाते हैं जो कि पूरी तरह से किस चीज को ध्यान में रख के चले, सोसाइटी को, मतलब कि सोसाइटी का भला हो, हम ऐसी अप्रोचेस लेके चल रहे हैं। मतलब अब हमारा जो
फोकस है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे या फिर प्रोडक्शन पे नहीं है, बल्कि इस चीज पे ज्यादा है कि ये लोगों की कितनी भलाई के लिए काम आ रहा है, ये कितने कम टाइम हम लोगों से काम करवा पा रहे हैं या कितना ज्यादा पैसा हम उनको दे पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब आप सोशल अप्रोच को लेके चलेंगे तब आप सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सोशल ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली है क्या। जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, आप ज्यादा टाइम काम करवाओ तो क्या फर्क पड़ता है, हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। कोई कह रहा है कि नहीं, आप पैसे चाहे कम दो लेकिन काम कम करवाओ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब अलग अलग चीजें। क्योंकि हम गाँव की बात कर रहे हैं तो हम उसी स्टेट ऑफ माइंड को लेके चलेंगे अपने साथ कि वहां पे लोगों का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर ही नहीं है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हम देखने को मिलते हैं हमें वहां पे। तो अगर आप सोशल वेलफेयर अप्रोच को लेके चलते हो तो वहां पे आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम दूसरी अप्रोच को देखते हैं जो है टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि अप्रोप्रिएटनेस कितनी आ रही है। इसका मतलब ये कि हम जब टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन को लेके चलेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, और फिर हम उस एक्सपेक्टेड आउटकम को मैच करेंगे कि हम कितना आउटकम निकाल पाए। ठीक है, अब यहाँ अप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएटनेस जो होती है टेक्नोलॉजी में वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। अब वो चीजें हमारी कौन कौन सी होती हैं कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, हाउ इट इज यूज्ड, कैसे ये यूज हो रही है, ये किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जा रही है, और इससे जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो किसको हो रहा है, कितना प्रोडक्ट आप क्या कर पा रहे हो, उससे बना पा रहे हो या फिर कंजप्शन कर पा रहे हो। मतलब ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के चलते हैं जब हम अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो होता है टिपिकली अलग होता है आपके कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से। क्यों? क्योंकि एक तो ये छोटे स्केल पे यूज किया जाता है, मतलब इसमें जो भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे वो छोटे स्केल पे यूज होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, प्रोसेस डिफरेंट अमाउंट काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। और क्योंकि ये छोटे स्केल पे हम इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लेबर का काम होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट जो है वो उतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो इंसानों का काम भी कर पाए। तो ज्यादा से ज्यादा काम जो है हमारे जो वहां के वर्कर हैं उनको करना पड़ेगा। हम वहां पे जो सोर्सेज यूज कर रहे होंगे वो सब रॉ मटेरियल्स ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हमारी आ जाती है जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अप्रोच में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपका सोशल वेलफेयर और दूसरा आपका टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन। दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। Yet appropriate technology जो है आर लेबर सर्विंग एंड कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मतलब प्रोडक्शन, सॉरी। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारा जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो लेबर को ज्यादा सेव करता है। मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा श्रम नहीं करवाती है अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन के तो। ठीक है, और साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है, रिपेयरिंग भी इजी हो जाती है, इजियर टू ऑपरेट है। ठीक है, कैपिटल इंसेंटिव है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी इसमें आपको वो नहीं करने पड़ते, लगाने नहीं पड़ते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे होंगे, तो वहां पे आपका जो लोगों का काम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन बाकी की चीजें जो है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी टेक्नोलॉजीज के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? ये वो टेक्नोलॉजी होती है जिनको हम कम से कम एटलीस्ट 25 ईयर्स, कम से कम 25 साल तक के लिए यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में या फिर कंजप्शन में। ठीक है, ये जो है ये जरूरी नहीं है कि ये आप ही के जगह पे जहां आप रह रहे हो उसी ओरिजिन की बनी हुई हो। ये ऐसी कंट्रीज से लाई जाती हैं जो कि लेस डेवलप्ड है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो होती है ये यूजुअली रिले करती हैं ह्यूमन पे या फिर एनिमल पावर पे, और उसके साथ साथ ही जो आपके रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन पे ये रिले करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास अपग्रेडेड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि ये जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसी का थोड़ा एडवांस रूप होगा। ठीक है, जो की एलिमेंट्स होंगे वो सारे तो ट्रेडिशनल के ही रहने वाले हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें एडवांस कर दी गई हैं जिससे कि इसकी इफिशियंसी और जो इकोनॉमिक स्केल है वो हम क्या कर सके, अपग्रेड कर सके। ठीक है, देन आती है आपकी ऑफ द शेल्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑफ द शेल्फ कौन सी होती है? ये टेक्नोलॉजी वो होती है जो कि आप 25 साल से भी कम तक ही यूज करते हैं। ठीक है, इसे आप ठीक से 25 साल तक भी यूज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लार्ज स्केल पे हमारी ऑफ द शेल्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही यूज की जाती है।
देन आता है आपका डाउन स्केल मॉडर्न टेक्नोलॉजी। डाउन स्केल में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये वर्जन होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, दैट हैव बीन अडेप्टेड फॉर अ स्मॉलर स्केल। मतलब कि आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपने देखा ऑफ द शेल्फ मॉडर्न जो थी, ये आपकी लार्ज स्केल पे काम कर रही थी, लेकिन जब आपको लार्ज स्केल पे काम नहीं करना है, आपको छोटे एरिया में उतनी बड़ी लेवल पे काम नहीं करना है, तब आप डाउन स्केल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके चल सकते हैं प्रोडक्शन या फिर कंजप्शन के लिए, ठीक है। और ये क्या करती है, मैच करती है आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पे। लास्ट आती है आपकी इनोवेशन रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। इनोवेशन जो है, ये टेक्नोलॉजी उन चीजों के लिए यूज की जाती है जहां पे आप साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप इस टेक्नोलॉजीज को लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमने ये तो देख लिया कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत अच्छी है और इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि हम कंसीडर करेंगे जब हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे होंगे तो। सबसे पहला आता है हमारे पास स्केल ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। मतलब ये कि हम जो इक्विपमेंट ले रहे हैं या जो प्रोसेस उससे करवा रहे हैं वो किस स्केल पे करवा रहे हैं, बड़े लेवल पे करवा रहे हैं या छोटे लेवल पे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट सेविंग, मतलब कि हम इससे पैसे कितने बचा पा रहे हैं, जैसे कि हमारा कैपिटल कितना लग रहा है, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसको ऑपरेट करने में, मेंटेनेंस में, या फिर अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं बाद में तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज करने लगते हैं तो वहां पे कितने पैसे लगेंगे। मतलब कि हम कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि हम प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर हम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देते हैं तो हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा एडवांस बना देते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं और ज्यादा, तो हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बेनिफिट्स का, जैसे कि हम डायरेक्टली इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में या फिर उन लोगों के लिए जो कि लो इनकम पीपल हैं। अब वो हम कैसे कर पा रहे हैं, हम उनके लिए जॉब्स ला रहे हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे दे रहे हैं लेबर को, अगर वो अच्छा काम करके दे रहे हैं तो उनके स्किल्स पे हम काम कर रहे हैं, अगर उनके पास अच्छी स्किल है, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि हम प्रमोशन दे देते हैं लोगों को, ऐसे ही हम गाँव के लेवल पे लोगों को ज्यादा पैसे दे रहे हैं उनकी स्किल्स के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। रिड्यूस कर रहे हैं हम लेबर रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को, मतलब कि हम लेबर को, ऐसा नहीं है कि थोड़ा टाइम आपको हो गया तो वो आपको निकाल के किसी और को रख लिया, ऐसे भी हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज नेट इनकम ऑफ द इंटरप्राइजेस, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा एंटरप्राइज है उसकी नेट इनकम कितनी है उस पे हम काम करते हैं। जैसे कि ग्रेटर डिमांड फॉर लोकल प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स के लिए, हायर प्रॉफिट दे रहे हैं हम सब्सिक्वेंट्स को जो कि हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट में। देन रिड्यूस कर रहे हैं शेयर मिडलमैन का, मतलब कि हम कोई मिडलमैन को नहीं रख रहे हैं, बल्कि खुद ही मार्केट में जाके जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए काम कर रहे हैं या उसको मार्केट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन आता है प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ टू रूरल एंड लो इनकम कंज्यूमर, मतलब कि हम जो लोग हैं जिनका इनकम बहुत ज्यादा नहीं है उनको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम उन लोगों के लिए कम प्राइस पे दे दें। मतलब कि अगर हमारा प्रोडक्ट गांव में जा रहा है तो हमने वहां पे उसके पैसे जो हैं वो थोड़े कम कर रखे हैं ताकि वो लोग उसको आसानी से खरीद सके। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं और आसानी से अवेलेबल हो जाए वो प्रोडक्ट, ऐसी जगह पे उसको रख रहे हैं। लास्ट हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो एम्यूनिटीज हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें। तो ये कुछ ऐसे हमारी की फैक्टर्स हैं जो कि हम ध्यान में रखते हैं जब हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को या अप्रोप्रिएट अप्रोच को अपना रहे होते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पहले के पार्ट्स में देख चुके हैं, अब हम ध्यान देंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि जब भी आप अपना कोई काम शुरू करते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। मतलब वो लोग जो कि खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा काम किसी रूरल एरिया में करते हैं तो वहां पे हम रूरल डेवलपमेंट में इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी वो सब हम रूरल एरिया को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। अगर हम इसका रोल देखें कि गाँव के एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल रहता है, तो काफी बड़ा रोल रहता है इसका, क्योंकि सीधे-सीधे अगर आपके एंटरप्रेन्योर जाके अब रूरल एरिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये प्रमोट करना बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पे हम ये वाली चीज बनाना चाहते हैं और आप लोग आकर हमारे साथ काम कर सकते हैं, जो कि दोनों के लिए ही ठीक है। जो फार्मर्स हैं वो इसको देखेंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो एंटरप्रेन्योर है उनको देख वो ये देखेंगे कि मुझे
कम दाम पे मतलब कम पैसे देके लोगों को हायर करने के लिए मिल रहा है और ये लोग काम भी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम देखेंगे अगर हम डेवलपमेंट एजेंसी देखें, तो वो इस चीज़ को देखती हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को। अगर हम पॉलिटिशियंस को देखें, तो वो इस नज़रिए से देखते हैं इसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी गाँव में चीज़ें खराब हो रही हैं या जो भी असुरक्षा की भावना गाँव में हो रही है, उसको ये दूर कर सकता है। फार्मर्स इसको देखते हैं कि ये हमारे फार्मिंग से जो अर्निंग हो रही है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि हम अब खेती के साथ-साथ अगर यहाँ पे भी काम कर लेते हैं, तो हमारी जो इनकम होगी वो ठीक हो जाएगी। वुमेन इसको इस नज़रिए से देखती हैं कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी मुझे मिल रही है जो मेरे घर के पास ही है, ठीक है? जिससे कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ और मुझे सोशल सपोर्ट भी मिल सकता है या फिर मैं जितना ज़्यादा लोगों पे डिपेंड रहती हूँ, खाने-पीने के लिए या फिर काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो भी नहीं होगा क्योंकि अब मैं खुद उस कंपनी में जाके या वहाँ जाकर उस जगह पे काम कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे तो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब कुछ बेनिफिट्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के, सबसे पहला होता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। वही कि ये वहाँ पे जितने भी लेबर रह रहे हैं, जितने भी फार्मर्स रह रहे हैं, उनको क्या करती है अपॉर्च्युनिटी देती है एम्प्लॉयमेंट की। सेकंड आता है चेक ऑन माइग्रेशंस, मतलब ये कि जो रूरल की पॉपुलेशन है वो देखती है कि ग्रोथ शहरों में ज़्यादा है, गाँव में उतनी नहीं है। तो अगर उनको गाँव में ही ग्रोथ मिलेगी, गाँव में ही अच्छा काम मिलेगा तो फिर वो शहरों की तरफ नहीं जाएँगे, जिससे हमारा माइग्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैलेंस्ड और रिलीजन ग्रोथ हो जाएगी, मतलब कि रीजनल ग्रोथ हो जाएगी कि अब जो ग्रोथ मुझे शहरों में मिल रही थी, वही ग्रोथ अगर मुझे गाँव में भी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा दोनों चीज़ों में। प्रमोशन आप कर देंगे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का, मतलब कि जो भी आपकी पुरानी आर्टिस्टिक्स एक्टिविटी चलती आ रही हैं, पुरानी विरासत आपकी जो चलती आ रही है, जब आप उन्हीं को अपने काम में दिखाओगे, तो उनका भी प्रमोशन हो जाएगा। देन आता है आपका चेक ऑन सोशल इवल्स पे। इसमें का क्या मतलब है कि जो ग्रोथ है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की कैन रिड्यूस द सोशल इवल्स लाइक पॉवर्टी, गरीबी जो है या फिर जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं सिटीज में, उन सबको भी ये क्या कर सकते हैं, मतलब समाज पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको भी ये कम कर सकती है। लास्ट में आता है इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब ये कि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगेंगे तो उनकी जो लिविंग होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिया में। सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। पॉसिटी ऑफ फंड्स, मतलब कि हमारे पास जो फाइनेंशियल लैक ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होता है, जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए अपने बिज़नेस में। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वो एक्सटर्नल फंड्स नहीं ले पाते हैं। किस लिए? जिससे कि फंड्स नहीं है तो फिर उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हमारा ये जो काम है ये कब तक चलेगा या हम कैसे इसको मैनेज कर पाएँगे। देन आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हमें पता है कि गाँव में जो है बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हालाँकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर में गाँव में, लेकिन तभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलती हैं। रिस्क एलिमेंट हम कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट है रिस्क एलिमेंट। रूरल एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, हैव लेस रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब वही है कि ना उनको एक्सटर्नल सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है। तो उनके पास क्या होती है कि थोड़ी वो रिस्क लेने से ना डरते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, गाँव में है तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपके पास फंड्स नहीं है कि आप मार्केटिंग पे उनको लगा पाओ, जिससे कि आप कॉम्पिटिशन में खड़े रह सको एटलीस्ट। एडवर्टाइज़मेंट आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप विलेज में हो और हमें पता है कि विलेज में उस लेवल की मीडिया जो है, वो नहीं है, प्रिंटेड मीडिया उस लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से हम एडवर्टाइज़मेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। मिडलमैन जो है वो बहुत सारे हमारा जो प्रॉफिट है वो ले जाते हैं क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादातर निर्भर रहते हैं मिडलमैन में कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको शहरों में बेचेंगे जाके। तो उससे क्या होता है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसका काफ़ी बड़ा जो पार्ट होता है मिडलमैन खुद ही रख लेता है और लोगों के पास, गाँव के लोगों के पास, जो किसान होते हैं उनके पास बहुत कम आ पाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। देन मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं टेक्निकल नॉलेज की वज़ह से, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़े-लिखे नहीं हैं और जो लोग बाहर से कैंप लगा रहे हैं, आके उन्हें सिखा रहे हैं, उनकी
लैंग्वेज में और गाँव के लोगों की लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से जो नॉलेज है वो नहीं ले पाते गाँव के लोग। तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज आ जाता है, देन आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रूरल में, उनको पता नहीं है कि मुझे कैसे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके साथ काम करना है। जैसे कि मुझे लाइसेंस कैसे लेना है। अगर वो लाइसेंस लेने जाते भी हैं तो क्योंकि वो पढ़े-लिखे उतने ज़्यादा नहीं हैं या वो देखने में उतने ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं, तो कई कई बार ऐसा भी होता है कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये भी उनके साथ प्रॉब्लम आती है। देन प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें कहाँ से खरीदना है, ये भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इनके लिए। इससे क्या होता है, दे में एंड अप विद पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। मतलब क्या होता है कि जब उन्हें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, जहाँ से भी उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है वही ले लेते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो उन्हें मिला है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो कई बार ये भी होता है कि उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी खराब होती है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब आपका रॉ मटेरियल ही उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप कितने भी प्रोसेस लगा लो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा पाती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम। अब लोगों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जैसे कि लो स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स हैं। जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है। स्किल्स क्यों नहीं है? वही मैंने आपको बताया कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिसकी वज़ह से उनके पास अच्छी स्किल्स हों, ठीक है? और जो कैंप लगाने भी आ रहे हैं लोग, उनकी लैंग्वेज में और जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, उनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंसेस है, जिसकी वज़ह से जो ट्रेनिंग वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाने आए हैं शहरों से लोग, वो ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं दे पाते, क्योंकि जो गाँव के लोग हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड भी आ जाता है। जो गाँव के लोग होते हैं, रूरल एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनमें क्या होता है, मोटिवेशन उनको देना पड़ता है बार-बार कि आप अच्छे से काम कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। मतलब कि उनमें मोटिवेशन अगर उनको ना मिले तो वो कई बार नेगेटिव एटीट्यूड की वज़ह से चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है कि उन्हें टाइम-टाइम पे अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन देना पड़ रहा है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव चीज़ें हमें हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे क्या कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं गाँव के, वो लोग गुज़र रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशनल मेजर्स क्या हैं प्रोवाइड जो कराई है गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे कि मार्केट प्रोटेक्शन उन्होंने दिया है कि रिज़र्वेशन हम रखेंगे कुछ आइटम्स के लिए, जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर से ही लिया जाएगा। प्रेफ़रेंस उन्होंने दी है कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर से लोग आ रहे हैं, हम उनका सामान पहले खरीदेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की कोशिश की है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अच्छा काम करवाया है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट लगाए हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, जैसे कि आप थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अरेंजमेंट किया है उन्होंने सप्लाई का जो रॉ मटेरियल है वो, कि जो भी गाँव के लोग हैं, ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि जो रॉ मटेरियल है, वो उनके पास अच्छा पहुँचे, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्ट बना पाएँ और अपने आप को ग्रो कर पाएँ, एटलीस्ट मार्केट में खड़ा रख पाएँ कि जो कॉम्पिटिशन है, उसमें वो स्टैंड कर सकें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। पार्ट 6 जिसमें हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो महिलाएँ हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे अपना रोल निभा सकती हैं या कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। अब हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कि जब भी आप अपना काम शुरू करते हैं, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर वुमेन जो हैं, वो इनिशिएट करती हैं या अडॉप्ट करती हैं बिज़नेस को, तो उन्हें हम कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। अगर इनका हम इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि वुमेन जो हैं, वो हमारे जब आप एरिया की बात करते हैं किसी भी, तो किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए वुमेन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर संस्कार मिले हैं तो अपनी माँ से मिले हैं, अगर इनको बात करने की तमीज़ मिली है तो अपने पेरेंट्स से मिली है, मीन्स स्पेशली माँ। माँ की जब हम बात करते हैं कि जो मदर होती है वो आपकी फर्स्ट गुरु होती है। तो अगर मदर जो हैं, जो माँ हैं, जो वुमेन्स हैं, अगर वो ही एजुकेटेड होंगी, वो ही सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, तो आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो पाएगा, बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम गाँव के एरिया के बारे में बात करेंगे कि रूरल वुमेन्स जो होती हैं वो वाइटल डेवलपमेंट एजेंट होती हैं, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करती हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, विलेज के, ठीक है? अगर आप देखें कि पूरी तरह से अगर आप पॉवर्टी की बात कर रहे हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो दैट कैन बी ओवरकम ओनली बाय गेनफुल
एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। मतलब जब वुमेन्स भी आएंगी आगे बढ़ के कि हमें भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन करना है या अपना कंट्रीब्यूशन देना है इकोनॉमिक को अच्छा करने में, तो ही जो ग्रोथ होगी वो पॉसिबल हो पाएगी। रूरल डेवलपमेंट जो है आपकी तभी अच्छे से ऑपरेट हो सकती है जब आपका जो आधा पार्ट है वो मेल हो और आधा पार्ट जो है वो फीमेल भी हो। मतलब दोनों पावर मिलके किसी चीज पे काम करेंगी तभी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में यही चीजें बताई हुई हैं। अगर हम वेरियस फंक्शंस देखें तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं कि वो एक्सप्लोर करें कि अगर मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। थोड़ा रिस्क लें और इकोनॉमिक चीज़ों पे भी ध्यान दें कि हमको बिज़नेस करने के लिए इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें उनके बारे में भी जानना है। इनोवेशंस लाएँ, जो भी इनोवेशंस होते हैं, जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करें लोगों के सामने। कोऑर्डिनेशन करें लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कंट्रोल लें अपने हाथों में कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे चीज़ों को अच्छे से करना है और लीडरशिप वाली क्वालिटी भी रखें। वेरियस चैलेंजेस अगर हम देखें तो कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं, तो जर्नल ऑब्स्टिकल आता है सबसे पहले। अपॉर्च्युनिटी रिकॉग्नाइजेशन, वो अपॉर्च्युनिटी ही नहीं समझ पाती कि मेरे को कौन सी अपॉर्च्युनिटी मेरे पास है कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। विलिंगनेस टू स्टार्ट फिल्म्स, मतलब उनके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर औरतों को ये समझाया जाता है कि आप जिन मेल्स के साथ रह रही हैं, मीन्स वेदर इट इज योर फादर या फिर आपके पति जो हैं, आप उन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो इसकी वजह से वो स्टार्टअप करने में, मतलब स्टार्ट लेने में थोड़ा-सा वो हो जाते हैं, हिचकिचाते हैं कि मैं ये काम ठीक से कर पाऊँगी या नहीं। सेकंड आता है स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स टू स्टार्टअप। अब स्पेसिफिक कैसे होते हैं, जैसे कि असेंबली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। हर किसी के लिए ये ईज़ी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर पाए। हम लोग अभी शहरों में रहते हैं, हमारे पास नेट है, हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं चीज़ों को, हमारे पास एजुकेशन है, लेकिन हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उसको भी असेंबल कर पाना उनके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमने देखी ही हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज़ की भी हम कह रहे हैं, वहाँ पे स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं, उनको रूरल एरिया में स्किल्स लोग नहीं मिल पाते, जिसकी वज़ह से वो अपने फ़िल्म को स्टार्ट कर पाएँ। देयर इज़ स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स टू मैनेजिंग अ स्मॉल फ़िल्म। उनको मैनेज करना नहीं आता, मतलब कभी-कभी वो कंट्रोल करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर जाती हैं कि मुझे इसको एक्चुअल में कंट्रोल कैसे करना है अपने बिज़नेस को। तो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल की तरह देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ग्रोइंग फ़िल्म्स के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स होते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर सीम्स टू बी देयर इनेबिलिटी टू अचीव ग्रोथ। ठीक है? उनको पता ही नहीं है कि मैं ग्रोथ ले सकती हूँ। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी ग्रो। क्यों? क्योंकि दिन पे दिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती हैं। जब आप किसी काम को करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी। लेकिन उनको अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ-साथ ही अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है? उनका ध्यान फैमिली से ही जुड़ा रह जाता है और वो पूरी तरह से उन पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लो प्रोग्रेस क्यों होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर की इंडिया में? तो वही सारी चीज़ें हैं, मेल डोमिनेट सोशल ऑर्डर है। आप जानते हैं कि लोगों को ही, मतलब लोगों में मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी। आदमियों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है कि ये जो कहेंगे यही होगा, या इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। इसके साथ आता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें पता है कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको बचपन से बताया गया है कि आप इन लोगों पे डिपेंडेंट हो। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाती कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँ या अच्छे से अपने जो भी फ़ेम है, जो भी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसको मैं बिना किसी डर के आगे कर पाऊँ, ठीक है? आगे उसको चला पाऊँ। देन प्रोटेक्टेड लाइफ़ होती है, वुमेन इन इंडिया लीड्स टू अ प्रोटेक्टेड लाइफ़। क्या है कि वो दे आर इवन लेस एजुकेटेड, उनके पास एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही वो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कि क्या करती हैं, उनको बताती हैं कि आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपना बिज़नेस खोलोगे तो बहुत रिस्क है। तो वो हमेशा अपनी सेफ ज़ोन में ही रहने की कोशिश करती हैं कि मैं इससे अगर बाहर गई तो हो सकता है चीज़ें बिगाड़ दूँ। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लीड करती हैं स्लो प्रोग्रेस को। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि तुम औरत हो, घर पे ही काम करो, बच्चे पालो या घर को सँभालो, ये सारी चीज़ें, सोशल बहुत सारा प्रेशर होता है। फैमिली की आज्ञा मानती रहती हैं हमेशा कि मुझे इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है, ये सारी चीज़ें औरतों को सिखाई जाती हैं। और गाँव के एरिया में ये अभी भी चीज़ें हैं। अभी आपको लगेगा कि मैं
किस ज़माने की बात कर रही हूँ, लेकिन गाँव में अभी भी ये चीज़ें हैं कि वहाँ की औरतों के लिए फैमिली ही सब कुछ है। वो अपने बारे में बाद में सोचती हैं कि मुझे ग्रो करना है या मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, वो सारी चीज़ें बाद में, पहले मुझे घर का काम करना है, चूल्हा-चौका करना है, लोगों को खाना बना के देना है, उनके बर्तन धोने हैं, ये सारी चीज़ें अभी भी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, पर ये चीज़ें कभी भी आपके करियर से ज़्यादा या आपकी ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। अगर आप अपने करियर के साथ इन चीज़ों को मैनेज कर पाते हो देन वेल एंड गुड, आप करो मैनेज। वरना फिर इस काम को करने के लिए आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, जो ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप उनको रखो। आप उनको थोड़ा पैसा दोगे तो वो आपके सारा काम करेंगे। जो कि शहरों में काफ़ी सारी औरतें अब अपना भी चुकी हैं, पर गाँव में अभी तक ये चीज़ें उतना ज़्यादा नहीं अवेयरनेस आई है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनको, जो हम इतनी देर से देखते ही आ रहे हैं। देन अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि प्रोडक्शन का हाई कॉस्ट जा रहा है, या फिर जो सोसाइटी के पीपल हैं उनका एटीट्यूड औरतों को लेके थोड़ा अलग है कि ये अपना बिजनेस कर रही हैं तो उनको गलत नजरिए से देखा जाता है, या बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें आप इनको लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि इस वजह से उनका प्रोग्रेस जो है वो स्लो होता है। नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो इसके लिए हम अलग-अलग देख सकते हैं कॉम्पिटेंस कौन-कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है इनिशिएटिव। एंटरप्रेन्योर जो है वो इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब वो अगर उसके पास कुछ चीज़ें आई, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो कि मैं इसका इनिशिएट कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, या जो भी कुछ डिसीजंस हैं वो लेने की एबिलिटी मुझ में हो। तो ये सबसे पहले इनिशिएटिव आता है, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, असर्टिवनेस होनी चाहिए उनके पास, वो शाय ना हो, लोगों से बात करना आता हो, लोगों से काम करवाना आता हो। हाइली सिस्टमैटिक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करी और बस प्लानिंग करके बैठ गए, उसको एग्जीक्यूट भी करें, सिस्टमैटिक ऑर्डर से चीज़ों को कर पाएँ। इनोवेटिव होने चाहिए, अलग-अलग अच्छे-अच्छे आइडिया लाएँ, अच्छे-अच्छे अप्रोच लेके आएँ, और अगर कोई और उस अप्रोच को लेके आ रहा है, तो वो समझ पाएँ कि हाँ, ये इनोवेटिव है और इस पे हम काम कर सकते हैं। देन वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और कैसे मैं अपने बिज़नेस को या प्रोडक्ट को अच्छा बना सकता हूँ। सेंसिटिव टू लोकल कल्चर से जुड़े रहें, उसको समझें, उसकी नॉलेज लें, मेंटेन करें अच्छे रैपोर्ट को, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका हैज़ टू मेंटेन अ गुड रैपोर्ट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बीच में वो बैठे तो सोसाइटी में उसकी थोड़ी-सी इमेज होनी चाहिए, कुछ कनेक्शंस होने चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को बता सके कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और लोग उसको रिस्पेक्ट करें। देन सॉफ्ट स्किल्स भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये हमें पता है कि कहीं भी आप चले जाइए, चाहे आप शहरों की बात करें या गाँव की बात करें, सॉफ्ट स्किल्स आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे, उनको मोटिवेट कर पाएँगे, या फिर अपना काम करवाने के लिए उनको क्या कर पाएँगे, समझा पाएँगे कि आप ऐसे-ऐसे काम कर सकते हो, या सेल्फ डिसिप्लिन आप रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। देन सपोर्ट की अगर हम बात करें रूरल एरिया में, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि आपका लो कॉस्ट पे, लो पॉपुलेशन पे या लो एनर्जी पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपॉर्च्युनिटीज़ को। बेसिक फैसिलिटी जो होती है, जैसे कि हाउसिंग, स्कूलिंग, ट्रैवल जो है वो वहाँ पे सस्ते होते हैं, गाँव के एरिया में अवेलेबल होती हैं। आपकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो वॉक इन डिस्टेंस पे ही, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। देन आपके बहुत सारे बैंक जो होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रूरल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लोकल मार्केट या रिसोर्सेज़ जो हैं वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है इनफॉर्मल चैनल से, मतलब लोगों के मुँह से सुन के उनको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ भी है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना प्रोडक्ट बना सकता हूँ या लॉन्च कर सकता हूँ या फिर उस पे काम कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके इस वाले क्वेश्चन में आ जाती हैं, जहाँ आप देखेंगे कि सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल क्या-क्या है रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट जो है इन द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब स्किल डेवलपमेंट करना कितना ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस करना है तो। तो ये हम लोगों को पता ही है स्किल्स क्या होती हैं, आपकी टेक्निकल या मैनेजर जो स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छा इंग्रीडिएंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं आपके सक्सेस में। स्किल्स होती हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, और नॉलेज होती है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि मुझे कौन-सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कौन-कौन से प्रोसेसेस लेने हैं, ठीक है? स्किल्स फिर यहाँ पे काम क क्या करती हैं कि जब अब आपको इन सब चीज़ की नॉलेज हो गई, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और मुझे इस काम को करना चाहिए, जिससे कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन-कौन से हैं? तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी 2009 में, जिसको बाद में 2015 में क्या कर दिया गया था और ज़्यादा शार्प कर दिया गया था विद अ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के तहत। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, ये सिंपल कौशल वर्धान केंद्र पे काम करते हैं एट पंचायत लेवल, जिससे कि ये क्या कर सके, स्किल को बढ़ा सके लोगों की, जैसे कि आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट में कैसे आपको काम करना है, कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ हैं, ये सारी चीज़ें। पार्ट 8 में आता है आपका नीड फॉर द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल। नीड क्या है इसकी, तो नीड हम लोगों को पता ही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, इनकम जनरेशन करेगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें, वही जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब है। देन आता है आपका स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमको पता है कि जो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो होते हैं, काफ़ी सारे इकोनॉमिक बिल्डर्स जो होते हैं, जनरेटिंग करते हैं एम्प्लॉयमेंट और इनकम फॉर पुअर पीपल एंड एम्प्लॉयड पीपल, जो कि क्या करेगा 52% ऑफ जीडीपी पे काम करेगा। मतलब अगर आपके रूरल एरिया में जो लोग हैं, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है या उनकी इनकम में ग्रोथ हो जाता है, तो कम से कम आपके 52% ऑफ जीडीपी जो है, वो सुधर सकती है। रैपिड एक्सपेंशन आएगा इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एरिना में। देयरफॉर रिपेयर शॉप, सर्विस सेंटर, पीसीओ, इंटरनेट कैफे, हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर्स, कंप्यूटर्स, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल बताया गया है कि अगर आप गाँव के लोगों को स्किल दे देते हो, नॉलेज दे देते हो या वहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हो, तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रो कर सकती हैं या ओवरऑल ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलेगा ये करने के बाद। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बताया गया है। आप अपनी स्क्रीन को पॉज़ करके वीडियो को पॉज़ करके इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो खत्म हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको अच्छे से समझ आई हो। तो ये आपकी यूनिट 5 थी। आज हमारा रूरल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि पूरी प्लेलिस्ट या पूरी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही हों और आप लोग अच्छे से सब्जेक्ट को समझ पाए हों। आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।